Which of the following statements are correct about the National Advisory Council (NAC)? Statements है The National Advisory Council is a statutory body. Statement 2 है It is headed by the Prime Minister of India. Statement 3 है The facilitates constant interaction with the leaders of the civil society. And statement 4 है It provides policy and legislative inputs to the government of India. कोर्स है कोर्स में से हमें सिलेक्ट करनी है ए, बी, सी और डी में। कोर्स हमारे सामने है। ऑप्शन ए है 1, 2 एंड 3। ऑप्शन बी है 2, 3 एंड 4। ऑप्शन सी है 1, 3 एंड 4। ऑप्शन डी है 3 एंड 4। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी 3 एंड 4। 3 में क्या बताया गया है? द आप अगर स्टेटमेंट देखेंगे तो पूछा क्या गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट द नेशनल एडवाइजरी काउंसिलिंग, नैक जिसे कहते हैं एनएससी। तो नैक का क्या क्या होती है इसमें? इट फैसिलिटेट्स कांस्टेंट इंटरेक्शन विद द लीडर्स ऑफ द सिविल सोसाइटी। ये इस ऑर्गेनाइजेशन का काम है। थर्ड सही है। फोर्थ क्या है? इट प्रोवाइड्स पॉलिसी एंड लेजिस्लेटिव इनपुट्स टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये दोनों काम नैक के अंदर आता है। तो ऑप्शन डी जिसमें 3 और 4 स्टेटमेंट गिवन है ये करेक्ट है। अगला क्वेश्चन हु among the following conducted the CNN IBN the Hindu to the 2013 election tracker survey across 267 constitutions in 18 states? ऑप्शन है पहला ऑप्शन है द सेंटर फॉर द स्टडी डेवलपिंग सोसाइटीज CSDS। ऑप्शन बी है द एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ADR। ऑप्शन सी है CNN एंड IBN। ऑप्शन डी है CNN IBN द हिंदूज। इनके एक्चुअली इसका हम अगर व्याख्या करना चाहेंगे तो ये जो सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटी, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? द सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज CSDS। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए करेक्ट होंगे। अगला क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, क्वेश्चन यहां से है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट द सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। इसमें स्टेटमेंट्स है द सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन इज ए स्टैट्यूटरी बॉडी। स्टेटमेंट 2 है द चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन एंड द अदर इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। स्टेटमेंट 3 है द कमीशन कैन इम्पोज अ पेनल्टी अप टू मैक्सिमम ₹25,000। और स्टेटमेंट डी है इट कैन पनिश एन एडेंट ऑफिसर। अब इसके बाद आपको कोड सिलेक्ट करनी है 4 कोड में से। पहला है आपका कोर्स में ऑप्शन ए है 1 and 2 ओनली। ऑप्शन बी है 1, 2, 4 ओनली। ऑप्शन सी है 1, 2 and 3 ओनली। ऑप्शन डी है 2, 3 and 4 ओनली। तो इसमें हम देखते हैं कि इसको ऑप्शन को चूज करने से पहले थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि द सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, ये जो CIC इसको कहते हैं हम लोग, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन शॉर्ट फॉर्म याद रखेंगे CIC, ये सेटअप अंडर द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट इज द अथॉरिटी बॉडी। ये आपका ऑथराइज्ड बॉडी होती है और ये स्टैब्लिश हुआ था 2005 पे। द इसको हम देखते हैं कि इसका जो न्यायपालिका से संबंधित है ये कमीशन है और ये आपका ओवरऑल क्या होती है सेंट्रल पब्लिक अथॉरिटी से संबंधित है। तो इसको अगर मिलाएंगे तो आप देखो ऑप्शन सी में क्या क्या दिया है 1, 2 and 3। 1, 2 and 3 में क्या बताया गया है द सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन इज ए स्टैट्यूटरी बॉडी। और 2 में क्या बताया गया है द चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर and the other information commissioner are appointed by the
प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और थर्ड में क्या बताया गया है, द कमीशन कैन इम्पोज पेनल्टी अप टू मैक्सिमम 25,000 रुपीज। ये तीनों ही करेक्ट है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। यहाँ स्टेटमेंट है, ये आपका क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। स्टेटमेंट है, देयर आर 7 यूनियन टेरिटरी इन इंडिया। और स्टेटमेंट 2 है, 2 यूनियन टेरिटरीज हैव लेजिस्लेटिव असेंबलीज। स्टेटमेंट 3 है, 1 यूनियन टेरिटरी हैज हाई कोर्ट। एंड स्टेटमेंट 4 है, द यूनियन टेरिटरी इज द कैपिटल ऑफ 2 स्टेट्स। अब इसके बाद आपको नीचे कोड दी गई है, इन कोड में से आपको चूज करनी है। तो ये सारे स्टेटमेंट जो है करेक्ट है। आप अगर फिर से इसको देखेंगे, क्या पूछा है क्वेश्चन में, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो क्या क्या बताया गया है, देयर आर 7 यूनियन टेरिटरीज इन इंडिया, ये करेक्ट है। स्टेटमेंट 2 है, 2 यूनियन टेरिटरीज हैव लेजिस्लेटिव असेंबलीज, ये भी करेक्ट है। 1 यूनियन टेरिटरी हैज हाई कोर्ट, ये भी करेक्ट है। 1 यूनियन टेरिटरी हैज कैपिटल ऑफ 2 स्टेट्स, ये भी करेक्ट है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, द पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया टू डिसाइड डिस्प्यूट्स बिटवीन 2 और मोर स्टेट्स फेल अंडर इट्स। सुप्रीम कोर्ट के बारे में, पावर के बारे में पूछा गया है। इसमें ऑप्शन ए है, डिस्टेंस एजुकेशन काउंसिलिंग, डीईसी। फिर आपका सेकंड है, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन, एनसीटीई। नेशनल काउंसिल ऑफ फॉर टीचर एजुकेशन। सी है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, एनसीईआरटी। और स्टेटमेंट डी है, नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिटेशन काउंसिलिंग। नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिटेशन काउंसिल, इसको NAAC नैक भी कहते हैं। अब इसके बेसिस पे पूछा गया है, और इसके बाद आपको इसमें बतानी है कि कौन सी करेक्ट है। तो इस क्वेश्चन में जो पूछा गया है इसमें, उसके अकॉर्डिंग अगर हम इसको एक बार थ्योरी को रिकॉल करेंगे, तो जून 2013 में यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, ये आपने जब स्टडी किए होंगे यूनिट 10 को, तो आपने इसको पढ़ा भी होगा कि जून 2013 में यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन हैज टेकन द ओवर ऑफ डीईसी, और ये स्टैब्लिशिंग डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो, ये गवर्नमेंट ने इसको अंडरटेक किए थे, और इसमें डिस्टेंस एजुकेशन प्रोग्राम को इंडिया में रेगुलेट करने के लिए इसमें उन्होंने काम किए थे। तो सही क्या होगा, डिस्टेंस एजुकेशन काउंसिलिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग काउंसिलिंग हैज बीन, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में पूछा गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग काउंसिलिंग, इसमें से निम्न में से कौन सा काउंसिल्स हैज बीन डिसबैंडेड इन 2013। तो किसको हुआ था ये, डिस्टेंस एजुकेशन काउंसिलिंग, इसको डीईसी शॉर्ट फॉर्म होती है। तो क्या होगा, ये जून 2013 में हुआ था। तो ऑप्शन ए करेक्ट है। अगले में, कंसिडर द स्टेटमेंट्स व्हिच इफ ऑलवेज बाय टू, आपका आर्गुमेंट देके रखे हैं। ये क्वेश्चन है आपका, फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट आपको हमें पहले देखनी है, और इसके अकॉर्डिंग हमें आंसर देनी है। देखेंगे पहले स्टेटमेंट, इंडिया शुड हैव वेरी स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल लोकपाल। इंडिया के लिए, इंडिया को बहुत स्ट्रॉन्ग और पावरफुल लोकपाल की जरूरत है। इसका आर्गुमेंट क्या है, यस, इट विल गो ए लॉन्ग वे इन एलिमिनेटिंग करप्शन इन ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी का जो आपका जो भ्रष्टाचार है, उसको खत्म करने में बहुत हेल्प करेगा। और सेकंड क्या है, नो, इट विल डिस्करेज ऑनेस्ट ऑफिसर फ्रॉम मेकिंग क्विक डिसीजन।
यहाँ आपका दो स्टेटमेंट है और इसमें आपको बतानी है। कोट्स है आपका नीचे, ये आपका देखो, पहले ए में क्या बताया गया है, ओनली आर्गुमेंट वन इज स्ट्रॉन्ग। बी क्या है, ओनली आर्गुमेंट आर्गुमेंट टू इज स्ट्रॉन्ग। सी में क्या है, बोथ द आर्गुमेंट्स आर स्ट्रॉन्ग। डी में क्या है, नीदर ऑफ द आर्गुमेंट इज स्ट्रॉन्ग। तो आप बताओ, सोचो इसमें से कौन से होंगे। अगर आप दोबारा इसको अपडेट करते हो तो एक बार फिर से देखो, आर्गुमेंट आपका फर्स्ट एंड सेकंड में क्या बोले हैं कि इंडिया शुड हैव वेरी स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल लोकपाल। आर्गुमेंट आर्गुमेंट फर्स्ट में क्या दिया गया है, यस, इट विल गिव अ लॉन्ग वे इन एलिमिनेटिंग करप्शन इन ब्यूरोक्रेसी। ये आपका और आपका फर्स्ट आपका आर्गुमेंट है। सेकंड क्या है, नो, इट विल डिस्करेज ऑनेस्ट ऑफिसर फ्रॉम मेकिंग क्विक डिसीजन। तो कोड वन में क्या बताया गया है, ओनली आर्गुमेंट वन इज स्ट्रॉन्ग। आर्गुमेंट वन इज स्ट्रॉन्ग ये करेक्ट है, क्योंकि आर्गुमेंट टू में क्या बताया गया है कि नो, इट विल डिस्करेज ऑनेस्ट ऑफिसर्स फ्रॉम मेकिंग क्विक डिसीजन। अगर अच्छे लोकपाल आ जाएंगे तो उससे कोई ईमानदार ऑफिसर पे कोई दिक्कत होगा नहीं, तो उनको क्विक डिसीजन लेने या ना लेने पे उसमें लोग अच्छे स्ट्रॉन्ग लोकपाल उसको कोई बाधा नहीं देगा। तो क्या होगा, आर्गुमेंट टू जो है वो स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो खुद में ही कंट्रडिक्शन कर रहा है ये, कि अगर स्ट्रॉन्ग लोकपाल होगा तो जो ईमानदार ऑफिसर है वो अच्छा काम कर पाएंगे। तो ये इसमें क्या बताया गया है, नो, इट विल डिस्करेज द ऑनेस्ट ऑफिसर। तो ये तो खुद में कंट्रडिक्शन है। अगर ईमानदार लोकपाल होंगे तो ईमानदार अच्छे, अगर स्ट्रॉन्ग लोकपाल होंगे तो ईमानदार ऑफिसर तो अच्छे काम कर पाएंगे ना। तो ये गलत है। तो क्या होगा, ओनली वन, मतलब ऑप्शन ए इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन यहाँ देखेंगे, अगले क्वेश्चन में एजुकेशन एज ए सब्जेक्ट ऑफ लेजिस्लेशन फिगर इन द, फिर आपके इसमें ऑप्शन है यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंक्यूरेंट लिस्ट या रेसिड्यूअल पावर। तो इसमें से आपको चूज करनी है क्वेश्चन में से। तो एजुकेशन, अगर आप इसमें से ऑप्शन देखो कौन से आपको करेक्ट लगते हैं सबसे सबसे ज्यादा, यूनियन लिस्ट या स्टेट लिस्ट या कंकरेंट लिस्ट या रेसिड्यूअल पावर। तो एजुकेशन जो होती है ये आपका सब्जेक्ट होती है जो टच करता है एवरी पर्सन को, सारे पर्सन को, इवन कि सारे परिवार को, सारे फैमिलीज को, और एवरी इंस्टीट्यूशन इन द कंट्री को, किसी भी देश में सारे आपका इंस्टीट्यूशन को भी वो क्या करता है, टच करता है। तो ऐसे आपका जो सेंसिटिव सब्जेक्ट जो होती है वो किसी भी एनी रिफॉर्म ऑफ द एजुकेशन प्रोसेस मस्ट बी हैंडल विथ ए ग्रेट सेंसिटिविटी एंड केयर, क्योंकि अगर सेंसिटिविटी केयर नहीं होगा तो वो अच्छे से वर्क नहीं कर पाएगा। तो एजुकेशन हम कह सकते हैं कि केम इनटू द कंकरेंट लिस्ट वे बैक इन द, कब आया था ये, अगर आप थ्योरी को रिकॉल करोगे तो ये 1976 को। तो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन सी करेक्ट होंगे। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है, हु among the following is the facto executive head of the planning commission। इसमें बतानी है आपको, ऑप्शन है चेयरमैन, ऑप्शन बी है डेप्यूटी चेयरमैन, ऑप्शन सी है मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर प्लानिंग, ऑप्शन डी है मेंबर सेक्रेटरी। तो आपने रिकॉल करो जो आपने थ्योरी पढ़ा था यूनिट 10 में, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया क्या करते हैं उनके, इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमीशन। रिकॉल कीजिए थ्योरी को। डेप्यूटी चेयरमैन क्या होते थे, इज द फैक्टो एग्जीक्यूटिव हेड। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन है, यहां से क्वेश्चन है, Which of the following statement are correct about the Central University। इसमें कुछ कोड भी है।
सेंट्रल यूनिवर्सिटी के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? ये जून 2014 का क्वेश्चन पूछा गया था। स्टेटमेंट से सेंट्रल यूनिवर्सिटी इज स्टैब्लिश अंडर एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। स्टेटमेंट 2 है द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक्ट्स एज द विजिटर ऑफ द यूनिवर्सिटी। स्टेटमेंट 3 है द प्रेसिडेंट हैज द पावर टू the president has the power to nominate some members to the executive committee or board of the management of the university. And statement 4 है the president occasionally presides over the meetings of the executive committee or board. इसके बेसिस पे सिलेक्ट द यहाँ पे आपको कोड सिलेक्ट करनी है। सिलेक्ट द करेक्ट आंसर्स फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। कोड क्या है? 1 2 4 ऑप्शन ए, ऑप्शन बी है 1 3 4, ऑप्शन सी है 1 2 3, ऑप्शन डी है 1 2 3 एंड 4। तो यहाँ अगर आप दोबारा अगर रिकॉल करेंगे सेंट्रल यूनिवर्सिटी के एक्ट के बारे में जो हमने डिस्कस किए थे यूनिट 10 की जब थ्योरी हमने किया था, तो क्या क्या था उसमें? यूनिवर्सिटी के बारे में क्या पूछा है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट द सेंट्रल यूनिवर्सिटी। तो स्टेटमेंट ए जो बताया गया है द सेंट्रल यूनिवर्सिटी इज एस्टैब्लिश अंडर द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, ये सही है, करेक्ट है। फर्स्ट आपका करेक्ट है। सेकंड क्या बताया गया है? द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक्ट्स एज द विजिटर ऑफ द यूनिवर्सिटी, ये भी करेक्ट है। थर्ड क्या है? The president has the power to nominate some members to the executive committee or board of the management of the university, ये भी करेक्ट है। फोर्थ क्या बोला गया है? The president occasionally presides over the meetings of the executive committee or court, ये गलत है। तो क्या है आपका? फर्स्ट सेकंड थर्ड कौन से हो जाएंगे? ऑप्शन सी करेक्ट होंगे। अगला क्वेश्चन है right to privacy as a fundamental right is right to privacy as a fundamental right is implied in the, यहाँ ऑप्शन है आपके पास क्या क्या है? राइट टू फ्रीडम ऑप्शन ए, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी ऑप्शन बी, राइट टू इक्वलिटी ऑप्शन सी, राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन ऑप्शन डी। तो इसमें से कौन से करेक्ट होंगे? करेक्ट होंगे बी, ऑप्शन बी। क्या बताया गया था? राइट टू प्राइवेसी इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द लाइफ, ये माना गया था ये, और ये एक पर्सनल आपका लिबर्टी जो गारंटेड करते हैं आर्टिकल 21 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। और इसमें आपका इसको अगर हम देखेंगे इसको तो आपने देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट के जो 9 जज के बेंच के इसमें जो रूल्स में आपका काफी कुछ इसमें बताया गया है। जब आपने चैप्टर अपने 10 आपने रीड किया था तो उसके हिसाब से अगर देखते हैं तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी करेक्ट है इसके। अगला क्वेश्चन द इंटरवल बिटवीन टू सेशंस ऑफ पार्लियामेंट मस्ट नॉट एक्सीड्स, ऑप्शन से आपके 3 मंथ ऑप्शन ए, ऑप्शन बी है 6 मंथ, ऑप्शन सी है 4 मंथ 4 मंथ, ऑप्शन डी है 100 डेज। तो इसमें से जो करेक्ट आंसर होंगे, अब जानते हो कि मैक्सिमम गैप बिटवीन टू सिटिंग जो हमारे होती है शुड बी, आपने आपने जो इसका जो पूरा अध्ययन किया था तो क्या बताया गया था कि मैक्सिमम गैप जो होती है 2 सिटिंग के ये 6 मंथ से ज्यादा नहीं होना चाहिए, शुड नॉट बी मोर देन 6 मंथ। इसका मतलब क्या हुआ कि पार्लियामेंट शुड बी, जो पार्लियामेंट के जो आपका जो नियम है उसके अकॉर्डिंग पार्लियामेंट शुड मीट एटलीस्ट ट्वाइस ए ईयर, एक साल में कम से कम 2 बार होना चाहिए। तो अगर 2 बार होंगे तो ऑप्शन क्या होगा? 6 मंथ हो जाएगा। तो ऑप्शन बी करेक्ट होंगे। अगला क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग पावर्स, ये क्वेश्चन है हमारा,
Which of the following powers the president has relation to लोक सभा? यहाँ स्टेटमेंट है आपका ए, बी, सी और डी। ए में आपका है सिमोनिंग, बी में आपका है एडजर्नमेंट, साइन डाई, सी में है आपका मतलब स्टेटमेंट सी में है आपका प्रोरोगेशन, आपका स्टेटमेंट 4 में आपका डिसोल्यूशन। इनमें से अगर आप मिलाकर के फिर आपको नीचे का 4 कोड दी गई है, इसमें से आपका आंसर करेक्ट करने हैं। ऑप्शन ए है 1 and 4 और ऑप्शन बी है 1 2 3, ऑप्शन सी है 1 3 4 और ऑप्शन डी है 1 2 3 and 4। तो आप जानते हो कि प्रेसिडेंट के पास ये पावर होता है कि जो हमें जो उनके जो दिया गया है आपका अधिकार जो दी गई इसमें, इसके अकॉर्डिंग आपका 2 हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट के लिए उनको समन और आपका प्रोडक्ट्स जो होती है वो हमें मिलती है जो हम इसको अध्ययन करते हैं। तो इसके बेसिस पे हम कह सकते हैं कि ऑप्शन सी करेक्ट है, क्योंकि ऑप्शन सी में क्या होगा, स्टेटमेंट 1 भी आएगा और 3 भी आएगा और 4 भी आएगा और ये तीनों ही आपका जो है करेक्ट है। तो इसलिए क्या होगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएंगे। अगले पार्ट में हम इसके और क्वेश्चंस करेंगे, सारे पीवाईक्यू जो यूनिट 10 से पूछे गए हैं। अगले वीडियो में, अगले पार्ट में हम मिलते हैं। धन्यवाद आप सब।